खास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। हम रोज एक मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। हम बात ज्वलन मुद्दों पर करते हैं, आवाज उठाते हैं जो जनता से जुड़ा होता है। इसी कड़ी में आज का मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। निजी स्कूल या शिक्षा माफिया, यह कहना क्या गलत होगा? हर साल प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ जाती है, नए नए नियम, नए नए फरमान आते हैं, परिजनों को परेशान करके रख दिया गया है। स्कूल खुलते ही शिक्षा माफियाओं ने बच्चों के परिजनों की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। निजी स्कूलों की तरफ से उनके मनचाहे प्रकाशकों की कॉपी किताबें लेने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया जाता है। इनमें देश के ज्यादातर स्कूल शामिल है। एनसीईआरटी की किताबों को दरकिनार कर निजी स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की किताबों की सूची थमा देते हैं। खास बात यह है कि इन किताबों के दाम पिछले साल के मुकाबले 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी? निजी स्कूलों की मनमानी ने मिडिल क्लास को कैसे पार पाएगा? क्या सरकार की गाइडलाइन वाकई पालन हो रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार स्कूलों की जो फीस बढ़ रही है तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मिडिल क्लास का भी माता पिता चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ें। एक प्रकार से शिक्षा का ऐसा निजीकरण हुआ है जिसमें व्यक्तिगत रूप से विद्यालय प्रबंधन मनमाने तौर पर फीस की वृद्धि करता जाता है। सरकार को चाहिए पहले तो नियंत्रण करें, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। स्कूल खुलते ही शिक्षा माफियाओं ने बच्चों के परिजनों की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। मन चाहे प्रकाशकों की कॉपी किताबें लेने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की कमर तोड़ कर रख दी है। हर साल फीस बढ़ोतरी के बोझ तले परिजन दबते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ती है। जिस हिसाब से साल में स्कूल की फीस बढ़ती है, उस हिसाब से तो निजी कंपनियों में सैलरी हाइक भी नहीं मिलती है। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। निजी स्कूल की किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को तय दुकानों से ही किताब और यूनिफॉर्म खरीदने को बाध्य करते हैं। यही हाल कमोवेश देश के हर राज्य का है। हालांकि कुछ राज्यों में सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन उसका असर होता दिख नहीं रहा। अगर बात दिल्ली की करें तो स्कूल फीस विवाद पर अध्यादेश लाने की सरकार बात कर रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही 1500 से ज्यादा स्कूलों का ऑडिट कराने की बात कही है। हमने इस एक्ट में, इस बिल में प्रावधान किया है कि जो स्कूल बिना कमेटी के निर्णय के फीस बढ़ाने का काम करेगा उसे 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विवाद काफी पुराना है। कई बार अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया, मोर्चा भी निकाला, लेकिन वही ढाक के 3 पात। हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। बच्चों को पढ़ाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय। हर साल प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं, हर साल कॉपी की सब चेंज कर देते हैं, कॉपी किताबों को, और महंगी किताबें हैं स्कूलों से द्वारा ही लिया जाता है किताबों को। स्कूल का जो भी सिस्टम है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि हर साल फीस बढ़ना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। निजी स्कूलों में कमीशन के चक्कर में हर साल किताबें बदलने के साथ अलग अलग प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाई जाती है। हर साल नए सिलेबस की किताबें लगती हैं। ऐसे में अगर किसी का बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो पहली कक्षा वाले बच्चे के काम ये किताबें नहीं आएंगी। परेशानी तो इस कदर की है कि एक तो हर साल किताब बदल देंगे, दूसरी बात किताब की रेट बढ़ जाएगी, स्कूल ड्रेस बदल देंगे,
हर साल उसके बाद फीस 20 से 25% डेवलप कर देंगे। स्कूल में डेवलपमेंट चार्ज अलग से लेंगे। तो इन खर्चों को देखते हुए बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। हम तो सरकार से ये चाहेंगे एक निश्चित कर दें जो है, जो हर साल ये बढ़ा रहे हैं फीस जो है, तो हर साल ना बढ़ाएं, एक बार ये निश्चित कर दें जो है, फिर उसको जो है रोके रहें। जो है ये प्राइवेट वाले तो ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं कि जो है बच्चों को पढ़ाने के पहले सोचना पड़ जा रहा है जो है। वहीं स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के कोई मानक तय नहीं हैं। यहाँ तक कि शैक्षिक योग्यता वाले अप्रशिक्षित युवक युवतियों को शिक्षण कार्य में लगाया जाता है। इससे इस तरह के शिक्षकों को कम वेतन देकर अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। एनसीईआरटी की किताबों को दरकिनार कर निजी स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की किताबें थमा देते हैं। खास बात ये है कि इन किताबों के दाम में पिछले साल के मुकाबले में 20% तक बढ़ोतरी की जाती है। अभिभावकों से हो रही इस खुलेआम लूट का हिस्सा कमीशन के तौर पर स्कूल प्रबंधन को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। स्कूल की मनमानी पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का क्या कुछ कहना है, हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ हैं आशीष सूद जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, आपने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, इसमें आपने अपनी उपलब्धियों को बताया, मुख्य उपलब्धियां क्या रही? अंत्योदय और गरीब कल्याण के कर्तव्य का निभाना, ये हमारी सबसे मुख्य उपलब्धि है, जिसके अंतर्गत स्कूल अच्छे कर देना, स्कूल की फीस को रेगुलेट कर देना, गरीब के बच्चे को बढ़िया लाइब्रेरी देना, गरीब के बच्चे को विदेशी भाषाएं सीखने का मौका देना, गरीब के बच्चे को CUET, क्लैट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके रास्ते दे देना, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा ड्यूसिप जैसी जगह को 700 करोड़ रुपए देकर झुग्गियों के पुनरुत्थान का काम भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, फीस वृद्धि को लेकर के किस तरह के आरोप लगे? देखिए, आरोप लगाने वाले तो आरोप ही लगाएंगे, वो तो सेना पे भी आरोप लगाते हैं, तो दिल्ली सरकार पे आरोप। लगातार पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं जिस तरह से फीस स्कूल बढ़ा रहे हैं। आप जांचिए, पिछले 27 साल से हो रहे हैं, हमारे आने के बाद ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आशीष सूद जी, जिन्होंने बताया कि फीस वृद्धि को लेकर के सरकार काम कर रही है। कैमरामैन शेरा के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम सिंह जी हैं, प्रिंसिपल हैं DPS मथुरा रोड के। हमारे साथ शिवानी जैन जी हैं, अध्यक्ष हैं ASPAI की। और हमारे साथ एडवोकेट हैं शेखर कुमार, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत स्वागत है शेखर जी और आप सभी दोनों मेहमानों का, डॉक्टर राम सिंह और शिवानी जैन जी। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर राम सिंह जी। डॉक्टर राम सिंह जी, पेरेंट्स का ये आरोप है हर साल फीस वृद्धि 10% हर साल बढ़ जाना, इतनी मतलब तेजी से तो पेरेंट्स का मुझे लगता है कि सैलरी नहीं बढ़ती जितनी तेजी से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ जा रही है। क्या वजह रहती है डॉक्टर राम सिंह जी? देखिए, मैं सुन रहा था और जैसा बता रहे थे, पेरेंट्स की पीड़ा को भी हम समझ रहे हैं। स्कूल का अपना एक खर्च होता है। पहले सभी स्कूल के लिए एक तरह का मापदंड नहीं बनाया जा सकता है। जिन स्कूलों में फीस पेरेंट्स टीचर्स को पेमेंट दी जा रही है, जो स्कूल इनोवेशन में और पढ़ाई में ठीक कर रहे हैं, अगर इनका जैसा भी हम सुन रहे थे शिक्षा मंत्री साहब को, उन्होंने ऑडिटिंग की भी बात कर रहे थे। अगर देखें आप तो जिस स्कूलों में प्रॉब्लम है उसमें आप उसको चेक करें और वहाँ पर जो करना है करें, लेकिन सब स्कूलों को एक ही तराजू के पर रख के तौला नहीं जा सकता। कुछ स्कूल अच्छा भी कर रहे हैं और अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल को का क्या कंट्रीब्यूशन है आज के एजुकेशन में, आज के कंपटीशन में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, किस क्लास का और किस स्टेट का वो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फीस बढ़ोतरी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन जो बॉडी बनी हुई है, जैसा शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, उस बॉडी अगर फील करती है कि नहीं फीस बढ़ाने से स्कूल की ज़रूरत जो है वो पूरा हो सकती है तो बढ़ना चाहिए। अगर जहाँ नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में या फैसिलिटीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को नहीं मिल रहा है, हेल्थ हाइजीन और स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, तो वहाँ नहीं पढ़नी चाहिए।
डॉक्टर राम सिंह जी, मैं आपकी बात को पूरा सुना, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि बच्चे अगर फीस ना भरे ना तो वहां पर बाउंसर तैनात कर दिए जाते हैं। आपको पता है ना मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, किस ब्रांच की बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं पर्टिकुलरली किसी एक स्कूल के बारे में ना बात करके, चूंकि ये पेरेंट्स की समस्या है और हमको लगता है उस पर हम लोग बात करें तो अच्छा है। वो जो जहाँ कुछ अगर रहा है तो वहाँ का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है अभी, तो आपको पता है ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बारे में ना बात करके हम लोग बात करते हैं कि जो समस्या एक्चुअल है पेरेंट्स का। और देखें स्कूल में भी जो टीचर्स की सैलरी है वो 10% आप देखें डीए और करके बढ़ती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्कूल फीस कलेक्ट करके उसको अगर किसी दूसरे मद में यूज कर रहा है या स्कूल के डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहा है, टीचर्स के डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहा है, बच्चों को अगर सहूलियत नहीं दे रहा है तो गलत है। शिवानी जैन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। शिवानी जैन जी, आपने सुना डीपीएस के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं मथुरा रोड के, साफ तौर पे उन्होंने सारी बातें बताई कि आखिर फीस की बढ़ोतरी के पीछे क्या कुछ वजह है। शिवानी जैन जी, आपसे कमेंट लूंगा। अपराजिता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है अपराजिता जी आपका। आशीष जी, सबसे पहली बात, जो भी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, फीस का सभी स्कूल जो है किसी ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था का पहला नियम है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो भी स्कूल जो है फीस बढ़ा रहे हैं तो फीस का क्राइटेरिया क्या होता है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप फीस ले रहे हैं, आप फैसिलिटी के लिए ले रहे हैं, आप टीचर्स सैलरी के लिए ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी एक संस्था ने इन्वेस्ट कर चुकी है उस बिल्डिंग के लिए और उस पे ही काम होना चाहिए, वो संस्था द्वारा ही किया जाता है। जितना भी फीस आता है वो सिर्फ सैलरी के लिए जाता है या फिर उस उधर के कर्मचारी जो काम करते हैं उनके लिए जाती है। क्या 10% ये हर टीचर्स की बढ़ाते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या ये बुक्स को एनसीईआरटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा रहे हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म हर साल चेंज हो रही है, उसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। ये कई सारी चीजें हैं, खाली एक फीस का मुद्दा नहीं है। फीस तो एक छोटा सा एक नाम है, बट इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें बुक्स है, इसमें शूज है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, इसमें एकेडमिक है, सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो वो कुल मिलाकर जो प्रेशर पड़ता है वो एक अभिभावक पे ही पड़ता है, एक अभिभावक पर पड़ता है, और जिसकी जिम्मेदारी होती है वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी यहां पर सरकार की है। बिल्कुल, एक एक्ट बनना चाहिए, फीस रेगुलेटरी एक एक्ट बनना चाहिए, जिस एक्ट के तहत जो है सभी निजी स्कूल आ जाएं। जैसे अगर अभी हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की फीस मॉनिटरिंग सिर्फ उन्हीं स्कूलों की एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है जो वहां की दिल्ली डेवलपमेंट। शिवानी जैन जी, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा, मैं आउटपुट से कहूंगा कि बीजेपी के, आवाज नहीं आ रही है शिवानी जी आपको मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, मैं आउटपुट से कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों ही प्रवक्ताओं को जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार से हमारा सवाल होगा। शिवानी जैन जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, मैं ये बता रही थी, जैसे अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड पे बने हैं, डीडीए लैंड पे बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को मॉनिटरिंग, उनकी फीस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उतना भी नहीं कर पा रहा है। तो किस तरीके से फीस अपनी मनमानी क्यों ना बढ़ाएं स्कूल वाली? मॉनिटरिंग की कमी हो रही है, इच्छा शक्ति अधिकारियों में नहीं है, और ये सरासर इच्छा शक्ति अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, लापरवाही नहीं है, लापरवाही नहीं कहेंगे इसे शिवानी जैन जी, इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे मिली भगत कहेंगे। अपराजिता गौतम जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि फीस बढ़ोतरी से पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की मंजूरी जो है वो लेनी जरूरी होती है, लेकिन वो मंजूरी ली गई है प्राइवेट स्कूलों द्वारा, नहीं ली गई है, इसकी कोई जानकारी पेरेंट्स के पास नहीं आती, ना ही सरकार इतनी बॉदर करती है। ठीक है, बढ़ गई, आप अपना चिल्लाते रहो, सरकार तो साथ भी देने नहीं आती। हाँ, चुनाव में जरूर ये मुद्दा बन जाता है, लेकिन महज चुनाव तक ही वो सीमित रहता है, चुनाव के बाद सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद आशीष जी। इस बारे में तो मैं यही कहूंगी, जैसे आपने बोला कि पहले जो है किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले परमिशन लेनी होती है। मैं थोड़ी सी अपनी बात को एलैबोरेट करके आपको बता देती हूँ। अगर मैं दिल्ली का एक्ट एंड रूल्स पढ़ती हूँ तो उसमें डेफिनेटली ये साफ साफ लिखा हुआ है, हर स्कूल का ऑडिट होना जरूरी है। ठीक है, फीस बढ़ाने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी।
बट हुआ क्या, साल दर साल ये जब स्टोरी चली है, 5th पे कमीशन पे प्रोटेस्ट हुआ, 6th पे कमीशन पे प्रोटेस्ट हुआ, 7th पे प्रोटेस्ट हुआ। आपके प्रोग्राम पे पिछली बार भी मैंने एक अनिल देव कमेटी का जिक्र किया था, आज फिर कहती हूँ। उस अनिल देव कमेटी में जस्टिस अनिल देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी और उसने पाया दिल्ली के कितने ही स्कूल थे जिन्होंने ज्यादा हमसे फीस मांगी, हमसे मतलब पेरेंट्स से फीस मांगी, और उन्होंने ऑर्डर पास किया कि 9% ब्याज के साथ ये पैसा वापस होना चाहिए। ये मैं स्टोरी बता रही हूँ 2014 से पहले की। पर समस्या ये हुई है कि अभी जैसे शिवानी ने बोला कि डीडीए लैंड पे स्कूल्स जो हैं उनको ऑडिट चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं करेक्ट कर देती हूँ। दिल्ली में जैसे आशीष सूद जी ने बोला 1677 स्कूल हैं। प्लीज आप आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा। 1677 स्कूलों में से मात्र 335 स्कूल हैं जो डीडीए के लैंड क्लॉज में आते हैं। लैंड क्लॉज मतलब जिनको फीस बढ़ाने से पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं मात्र 20% निकलते हैं, यानी कि दिल्ली के 80% स्कूल दे कैन इंक्रीज फीस विदाउट टेकिंग प्रायर अप्रूवल। यहाँ पे 80% को आपने खुला मैदान दे दिया, 20 की आपने बात की। और आपको मैं बता देती हूँ, ये जो 20% थे वो भी बहाने से लास्ट ईयर कोर्ट में चले गए। और चाहे दिल्ली में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, और हर बार फीस बढ़ी है, चाहे अप्रूवल मिला हो चाहे नहीं अप्रूवल मिला हो। और मैं देख रही हूँ हमारे आज इस पैनल में एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, वो भी जानते हैं, उनके स्कूल में भी उनके बाहर भी पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था जब कोविड के बाद फीस बढ़ाई थी। और ये उन्हीं स्कूलों में से हैं जो डीडीए लैंड पर आते हैं। बट जब आप अप्रूवल की बात करते हैं, वहां पे अप्रूवल नहीं भी मिलने पर इन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। तो आप देख रहे हैं, नहीं, मैं वही कह रहा था अपराजिता जी कि अप्रूवल मिला नहीं मिला इसकी जानकारी तो स्कूल हमें नहीं देता ना। आपको देता है क्या? मुझे तो आज तक नहीं मिला इसकी जानकारी कि भैया फीस बढ़ गई है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इसकी इजाजत दे दी। पहली बात जानकारी नहीं मिलती। दूसरी बात, पेरेंट्स जब विरोध करते हैं तो उन विरोध में सरकार का साथ भी नहीं मिलता, उनको कोई बॉदर नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी अगर नर्सरी के बच्चे की फीस 12 से 14 हजार देता है और उसके 2 बच्चे होते हैं तो 25 हजार कहां से लेकर आएगा वो? देखिए, ये समस्या तो मिडिल क्लास की अगर है तो सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये सोचते हैं कि अपराजिता जी, मिडिल क्लास ना वोट बैंक नहीं होता, इसीलिए सरकार समझने का बॉदर भी नहीं करती। वोट बैंक होता तो एक बार को समझ लेती। मैं सही बता रहा हूं आपको। सही कहा आपने, देखिए बिल्कुल सही कहा। बट ये वो दिन दूर नहीं है, आज आप मिडिल क्लास को देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि आज की डेट में मिडिल क्लास के जब वो पॉकेट में भारी पड़ रही है ना, जैसे आपने बोला नर्सरी के बच्चे की अगर फीस है 15,000, तो आज मिडिल क्लास पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। 10 साल पहले यही फीस आप देखेंगे 5,000 थी, तो 10 साल में 5 से 15,000 हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आपने बोला यस, कोई डिस्क्लोज नहीं करता। यहाँ तक कि दिल्ली का शिक्षा विभाग, आप यकीन मानिए, आज आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे ना, 2023-24 के गिनती के 14 या 15 स्कूलों का दिखाएंगे, जबकि हर स्कूल का डिस्प्ले होना चाहिए। सरकार को पारदर्शिता रखनी होगी ना। स्कूल तो कभी नहीं बताएगा कि मेरे खिलाफ ऑर्डर आया है। सरकार को पारदर्शिता रखनी होगी। शेखर कुमार जी, सरकार किसी भी पार्टी की हो पारदर्शिता रखती है क्या? आप तो राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बैठते हैं, जरा बताइए। मुझे दिखती नहीं है, आपको दिखती है तो बता दीजिए। आशीष जी, ये फीस बढ़ोतरी के मामले को अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा, आज इन प्राइवेट स्कूलों को चलाने वाले लोग सर सैयद अहमद खान और मदन मोहन मालवीय नहीं है जो बीएचयू और एएमयू बना गए। आज इनका सिर्फ मकसद व्यापार है। आपको एक बहुत आसान सा मैं एक स्केल बताता हूँ नापने का। नहीं, चूंकि आपने, मैं आपको कुछ पलों के लिए रुकूंगा। आपने चूंकि मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया, मैं बीएचयू से पास आउट हूं, बीए वहां से किया, एलएलबी वहां से की, और साल की फीस जो थी वो 102 रुपए लगती थी भाई साहब, 102 रुपए पूरे साल की फीस। 300 रुपए में मैंने बीए किया था और 600 रुपए में, आप मान लीजिए 700 रुपए में मैंने सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। 700 रुपए में जी, मैं 700 में। शेखर कुमार जी प्लीज। जी, आज जी मैं यही बात बता रहा था कि उस समय जो शिक्षाविद होते थे उनका उद्देश्य था अच्छी शिक्षा सब तक पहुंचाना। अब उद्देश्य है इन प्राइवेट स्कूल के ओनर्स का सिर्फ व्यापार। व्यापार में आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है और खर्चा कम से कम करना होता है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितना भी पैसा ये बढ़ाते, इस पैसे
के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी तो पता लगे स्कूल के पास कितना फंड आया, उसने उस फंड को कितना सैलरी में खर्च करा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करा, इस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी शिवानी मैडम और अपराजिता मैडम जो बात कह रही थी, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 का सेक्शन 17 क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 डील करता है फीस से, और बड़ा क्लियर कहा गया था, मैनेजर ऑफ एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल shall before the commencement of each academic session file with the director full statement of the fees to be levied by such school during the ensuing academic session and accept the prior approval of the director. No such school shall charge during that academic session any fees in excess of the fees specified by its manager in the said statement. इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एडेड या अनएडेड। ये सेक्शन बात करता है एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इनको, इनके मैनेजमेंट को पहले डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर एकेडमिक सेशन में अपनी फीस बढ़ाने से पहले। दूसरा, एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। आप कभी भी अपने आसपास के नेताओं को, जब भी किसी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप किसी नेता के पास चले जाए कि जी मेरे बच्चे का एडमिशन, अगर वो करवा देता है तो वहां स्कूलों के मनमानी चलेगी। मुझे याद है कि अभी पीछे कुछ साल दिल्ली में माहौल यह था कि शिक्षा मंत्री ने अपने बोर्ड लगा रखा था अपने दरवाजे पे कि ये आप एडमिशन के बारे में बात ना करें। दिल्ली सरकार के एमएलए के जुरिस्डिक्शन में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाले स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पा रहे थे। चक्कर क्या है, प्राइवेट स्कूल्स की लॉबी बहुत मजबूत है, इनका एलुमनाई एसोसिएशन बहुत मजबूत है, और इनके राजनीतिक साठगांठ होते हैं। पिछली सरकार में इनको दिक्कत क्या थी, ये कहते थे हम आपके नेताओं के कहने पे क्यों एडमिशन करें, भाई आपका मंत्री तो तुरंत एक्शन ले रहा है। तब तो ये फीस बढ़ने वाली समस्या आपको पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में सुनाई नहीं दी, ये अचानक कैसे हो गया। तो ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता है। इनकी एलुमनाई बॉडीज बहुत सशक्त है, जिसमें अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे वकील हैं, जजेस वहां से पास आउट है, और नेता तो है ही। तो ये लॉबीज इतनी मजबूत है, हाई कोर्ट में इन्होंने दिल्ली में एक अपना एसोसिएशन बना रखा। एक स्कूल का मामला होता है और वो एसोसिएशन पूरा लड़ने जाती है, और वो सुप्रीम, अभी मेरा ख्याल है 10 दिन पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर पे फीस बढ़ाने वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस इश्यू कर दिया है। तो मुद्दा ये है कि जब इसमें लॉ बड़ा क्लियर। दूसरी बात, इसी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 का सेक्शन 20 वो ये बताता है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होता है, ये कब कब स्कूल का मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है। क्या दिल्ली में किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट की टेक ओवर की बात चल रही है? जबकि इतने स्कूलों में ऐसी घटनाएं चल रही है। सर क्या बात कर रहे हैं, एक्ट में चल तो रही है, अब क्या चाहते हैं आप? एक्ट में चल रही है ना, उसी एक्ट को पढ़ के तो बोल रहे हैं ना सेक्शन 20 को। द्वारका का ही एक स्कूल था, द्वारका का ही एक स्कूल था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो लगातार चर्चाओं में था कि जिसमें बच्चों को क्लासेस में नहीं बैठने दिया जा रहा था। वहां पर जाके निरीक्षण भी हुआ, वो शिकायतें सही पाई गई। अरे बाउंसर तैनात कर दिए गए थे भाई साहब, बाउंसर तैनात कर दिए गए थे बच्चों को धमकाने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज ये जो गुंडागर्दी इनकी चल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी कहीं बहुत ढीला पड़ा हुआ है। इसमें अनएडेड स्कूल कोई फीस नहीं ले सकता। मैं दक्षिण दिल्ली का एक स्कूल जानता हूं जो किसी बड़े भाजपा नेता से संबंध रखता है, वहां डायरेक्ट फीस नहीं ली जाती, लेकिन हर एडमिशन को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डोनेट करना पड़ता है। उस अकाउंट में अगर कोई आरटीआई लगाए तो पता लगेगा एक ही पर्टिकुलर अमाउंट सारे बच्चों के पेरेंट्स ने उसी अकाउंट में कैसे दिया हुआ है। वो चैरिटेबल अकाउंट में सबकी बराबर श्रद्धा क्यों है, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और सालों से चल रहा है। साकेत कोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ स्कूल है वो। तो ये तो न्यायालय परिसर के पास की बात बता रहा हूं मैं। ये सारी चीजें खुलेआम चल रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही ना शेखर जी, कार्रवाई नहीं हो रही है। शिवानी जी मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद में सर आपके पास आऊंगा, प्रिंसिपल साहब के पास। शिवानी जी, कार्रवाई नहीं होने के पीछे क्या इच्छा शक्ति है सरकार की कि वो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते? होने तो जो हो रहा है, हमने आंखें बंद करके रखी हैं, और वोट तो हमें धर्म के नाम पर, हमें जात के नाम पर और फ्री राशन के नाम पर तो मिल ही जाता है।
काहेला हम इसमें दखल देने जाएं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी है। ना तो सरकार चाहती है, ना कोई अधिकारी चाहते हैं, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं, ये फीस का मुद्दा जो है शुरुआती सेशन जैसे ही शुरू होता है उसके 2-3 महीने तक चलता है, और उसके बाद पेरेंट्स थक हार के सड़कों पे धरना दे के, हर जगह अपना सर पीट के, थक हार के, उनको बच्चों को तो पढ़ाना है, बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब कर सकते, बच्चों का साल नहीं जाया कर सकते, थक हार के वो फीस दे ही देंगे। इसलिए उनको मालूम है कि अगर हम अभी कई सारे बयान आ रहे हैं, दिल्ली मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है, शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और है। आप उन पेरेंट्स को देखिए जो सड़कों पे अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर, जो बच्चों की फीस के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनका क्या, वो अपना काम देखें या बच्चे की फीस के लिए लड़े। ये सरकार, प्रशासन, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नौकरी पेशा इंसान या बिजनेस पेशा इंसान ज्यादा देर तक सड़कों पे नहीं रुक सकता है, और ये कुछ दिनों के लिए चलता है और उसके बाद ये वैसे ही अपना चलते जाता है। पूरा साल फीस देते हैं, फिर नया सेशन आता है, फिर ये मुद्दे उठते हैं, फिर बयानबाजी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे को सीरियसली लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे तो पिछले 4 साल से फीस का केस पेंडिंग चल रहा है। गुजरात के फीस का केस तो लगभग 8 साल से पेंडिंग चल रहा है। क्यों नहीं हमारी डिसीजंस लिए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाए जाते हैं ऐसे मुद्दों को लेके? ऐसे मुद्दों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाए जाते? लेकिन प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राम सिंह जी। डॉक्टर राम सिंह जी, ये फीस बढ़ाने का पैमाना क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आता। मेरी भी बेटी पढ़ती है तो हर साल फीस बढ़ जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि फीस बढ़ा कैसे, क्या हो गया? एसी का बिल ज्यादा आ गया था या फिर पौधों में ज्यादा पानी डाल दिया गया था? हुआ क्या था? मैं पहले एक चीज समझ लें कि मैं ऐसा नहीं हूं कि फीस बढ़ाने का समर्थक नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं तो समझना चाह रहा हूं, मुझे स्कूल से नहीं समझ पाता हूं, इसलिए मैं आपसे समझ रहा हूं। देखिए, 2-3 चीजें जो अभी चर्चा हो रही थी। पहला, इस तरह से करना कि शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं और सब माफिया हैं, ऐसे हैं, वो ये सवाल था सर। नहीं, मैं आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क था जी। दूसरी चीज ये कहना कि जो बुक्स बदलने का है और एनसीईआरटी बुक्स है, और आजकल देखेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी में आ रही है। सीबीएसई भी एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहा है, और स्कूल भी अगर 100% नहीं कर सकते तो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ तक एक सवाल आया कि बुक्स का रेट पिछले साल से बढ़ जाता है, तो देखिए वो स्कूल नहीं देख सकता। इसका गवर्नमेंट का काम है कि अगर वो पेज वाइज और उनका कितना पेज की कितना रेट होना चाहिए वो डिसाइड शायद करती है और उससे करे और उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वाला जो सवाल आपका था कि स्कूल की फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, हमने एक कहा कि देखिए कोई एक फिक्स पैमाना सभी स्कूलों के लिए नहीं हो सकता। सभी स्कूलों को एक तराजू पर तोला नहीं जा सकता है। जो पेरेंट्स हैं स्कूल के, जो उनका बॉडी है और स्कूल का बना है, और वो अगर मिल के सहमत होते हैं कि स्कूल का नीड जो है, जो देखिए आप अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो 70% हमको लगता है अप्रोक्सीमेटली जो फीस का कलेक्शन होता है वो चला जाता है सैलरी में। जो बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो खूब अच्छी सैलरी दे रहे हैं, जो सेंट्रल का है उसके बराबर सैलरी दे रहे हैं, तो बचता है 30% जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों में खर्च होता है। क्योंकि जो बढ़ने का मूलतः जो मेन कारण होता है वह टीचर्स की सैलरी ही होता है। क्या ऐसा होता है? क्या सभी टीचर्स को सैलरी मिलती है, बढ़ती है? पूरे टीचर को सैलरी बढ़ती है? मेरी जानकारी में नहीं है सर। कई सारे मेरे दोस्त प्राइवेट स्कूल्स में है। मैं किसी प्राइवेट स्कूल का नाम लेके उनको संकट में नहीं डालूंगा, लेकिन इसीलिए हम लोग उसको बड़े माइक्रो लेवल पर जाएं अगर देखें तो स्कूल टू स्कूल वो वेरी करता है और सबको पता है। देखें, अगर थोड़े से गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान दे और जिन स्कूलों में जैसा हो रहा है थोड़ा चेक करें तो हमको लगता है सुधारा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वो मेरे थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। हर साल बच्चों की स्कूल की ड्रेस क्यों चेंज हो जाती है? कभी स्कूल का लोगो यहां होता है तो अगले साल ये नीचे आ जाता है। ड्रेस चेंज हो गई भाई, ये ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या सोच के ये ड्रेस चेंज किया जाता है? डिजाइनर आता है, क्या आता है सर, क्या आता है? ये नहीं होना चाहिए। जो स्कूल ऐसा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर 99% प्राइवेट स्कूल ये करते हैं। 99% हर साल चेंज होता है सर।
अब सबके बिहाफ तो हम मैं नहीं बोल इसीलिए सकते, 1% को गलत छोड़ है। दे रहा हूं हाँ, क्योंकि आप अगर सबके इस बिहाफ तरह में नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं, 1% इस को तरह मैं की अपवाद चीजें कर दे अगर रहा हूं। है जिन स्कूल करते हैं तो उसको देखना चाहिए सरकार को, या जो उसका पेरेंटल कोई अपराजिता बॉडी जी सुन रही हैं आप डॉक्टर राम सिंह जी को? सारी जो गेंद है ना वो घूम फिर के सरकार पर आती है और वाकई जिम्मेदारी सरकार की है। हमने वोट सरकार को दिया, हमने सरकार को चुना, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि कभी भी हेल्थ या एजुकेशन जो होता है ना वो चुनावी मुद्दा बनता ही नहीं। मैंने 20 साल में 50 से ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए होंगे, 3 मैंने लोकसभा चुनाव कवर किए हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी भी मैंने एजुकेशन और हॉस्पिटल को लेकर कभी भी वो मैंने चुनावी मुद्दे जो हैं वो किसी राज्य में नहीं देखे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर असम तक मैंने सब कवर किया, कहीं नहीं देखा मुझे। शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे, पहले शेखर जी आप बोल लीजिएगा, फिर अपराजिता जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक अपवाद मानता हूँ आशीष जी। अरे आप दिल्ली का मत करिए, मैं उस पर आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली में क्या हुआ है वो मुझे भी पता है। नहीं, मैं बाकी आपसे सहमत हूँ कि दिल्ली में इस बात को एक मुद्दा जरूर बनाएगा, और इवन ये जो पार्टी थी ये जहां जहां गई वो स्कूलों को ही मुद्दा बनाकर बात चल रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टियां मोहल्ला क्लिनिक के क्या, मोहल्ला क्लिनिक के क्या थे? आपने देखा था मोहल्ला क्लिनिक को शेखर कुमार जी? मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ, वो डिबेट का विषय नहीं है, और जो पार्टी सत्ता में नहीं है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं करना चाहता हूं उस पर चर्चा। वो मुद्दा बनाया गया था, केवल वो मुद्दा तक सीमित रह गया। आपने प्राइवेट स्कूलों पर कितनी नकेल कसी शेखर कुमार जी, जरा ये बता दीजिए। क्या 11 सालों में फीस बढ़ोतरी नहीं हुई? 2013 से लेकर 2024 के बीच में नहीं हुई थी 11 सालों में फीस बढ़ोतरी? नहीं, फीस बढ़ोतरी बिल्कुल हुई है, लेकिन फीस बढ़ोतरी में इस तरीके से पेरेंट्स कभी भी बाहर नहीं आए पिछले 11 सालों में। नहीं, कई सारी पिटीशन फाइल हुई है शेखर जी, कई सारी पिटीशन फाइल हुई है हाईकोर्ट में। उस दौरान भी कई सारी पिटीशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आई हैं। यहां पर मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा शेखर जी। नहीं, हाईकोर्ट में उसमें दिल्ली सरकार ने उसमें फीस कम करी थी, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल्स हाई कोर्ट गए थे। सर वो 3 स्कूल का मामला था, वो 3 स्कूल का मामला था, वो इंडिविजुअल स्कूल्स का मामला था, मुझे ध्यान में है। अपराजिता जी मुस्कुरा रही हैं। अपराजिता जी कि मुझे नहीं पता, शेखर जी जो बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा मुझे बायस्ड अप्रोच लग रही है उनकी, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उन्होंने बोला कि 10 सालों में फीस बढ़ी थी बट ऐसा कोई मामला नहीं आया। इन 10 सालों में हम लोगों ने ढेरों प्रोटेस्ट किए हैं। वो बात दूसरी है कि अगर ज्यादा कवरेज हमें नहीं मिल पाई, और ऐसा नहीं है, आप पुराना कवरेज उठा के देख लेंगे, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। शेखर जी जो आप कह रहे हैं ना पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, बट एक ऐसी इमेज बना दी गई थी कि उन्होंने शिक्षा में तो पता नहीं क्या सुधार कर लिया गया, और दिल्ली तो बिल्कुल राम राज्य बन चुका है। तो ये आप गलत स्टेटमेंट नहीं दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में 10 सालों में दुगनी हो गई, 100% फी हाइक हुई है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि 5,000 देने वाला इनफैक्ट आज की डेट में नर्सरी क्लास वाला 15-15 हजार रुपए दे रहे हैं। और बात मैं आती हूँ इसकी, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी आशीष जी, 3 लेवल मान लीजिए, एक तो होगी सरकार, सेकेंड लेवल प्रशासनिक अधिकारी, और थर्ड लेवल स्कूल। समस्या ये है सरकार आती जाती रहती है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस पूरा पेड़ का तना है, और ये जो तने पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये लोग बेसिकली मैं बोलूंगी ये मेजरली करप्शन के सूत्रधार हैं। क्योंकि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आप एक सिस्टम देखिए वही बना पड़ा है। आज से करीबन 10 साल से ज्यादा पहले अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी से पहले, तब भी प्रोटेस्ट हुए थे। 6 पे कमीशन के बाद खूब प्रोटेस्ट हुआ है, दुग्गल कमेटी बैठी, जस्टिस अनिल कमेटी बैठी। लास्ट ईयर जब पिछली बारी सरकार में जब 7th पे कमीशन के नाम पे फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी थी, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने उस ऑर्डर को विड्रॉ करके वापस दिया। और जब ऑडिट हुए, और आपको बता देती हूँ ये दस्तावेज के हिसाब से मैं कह रही हूँ, सरकारी दस्तावेज खुद बताते हैं कि कितने ही दिल्ली के स्कूल हैं जो आज भी अपनी टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं दे रहे। क्योंकि आपने पूछा था ना फीस कैसे बढ़ती है, आप टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं दे रहे। राम सिंह जी ने ठीक है अपनी बात रखी, बट आप टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं देते, बट उधर दूसरी तरफ पेरेंट्स से 7th पे कमीशन के नाम से पैसा मांग रहे हैं। प्लस फैसिलिटीज की मैं बात करूं, आप फैसिलिटीज का मुझसे पैसा ले रहे हो, स्विमिंग पूल बनाने के नाम का, टर्फ बनाने के नाम का पैसा ले रहे हो। यकीन मानिए एक्चुअली बच्चे जो हैं 220 दिन में से 10 से 15 दिन भी उस स्विमिंग पूल को या टर्फ को यूज नहीं करते। और आज दिल्ली में आप कैमरा घुमाइए,
आपको लगभग हर नामी गिरामी स्कूल में उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने एक तरह से आउटसोर्स किया हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले में हैं, वो टर्फ यूज हो रहा है, वो स्विमिंग पूल यूज हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट करती हूँ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है स्कूल में कॉमर्शियलाइजेशन और प्रॉफिटेरिंग नहीं होनी चाहिए। आज ओपनली इन स्कूलों में खुलेआम हो रही है अपराजिता जी, खुलेआम हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। एग्जैक्टली आशीष जी, जो चीज बताइए ये कोई धरती के नीचे नहीं हो रहा जिसमें आपको जाके कुछ आपने स्पेशल टीम भेजनी होगी। ये सारी चीजें खुलेआम धरती के ऊपर हो रही है। जो चीज हमें खुली आंखों से दिख रही है, तो क्या सरकारी अधिकारियों को नहीं दिख रही? आज तो मैं बल्कि आपके पटल के माध्यम से एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। दिल्ली में आज की डेट में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को तोड़ा जा रहा है, तो मेरा तो आपके पटल के माध्यम से ये भी रहेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्कूलें हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज को अपने दायरे के अंदर ले लिया है। मैं तो कहूंगी ऐसे स्कूलों का नाम के साथ ऐसी चीजों को तोड़ना चाहिए, और जो स्कूल वॉयलेट कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिवानी जैन जी, आपने सुना अपराजिता जी को, बहुत साफ उन्होंने बोला, इच्छा शक्ति यहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं कह रही है अपराजिता जी। अपराजिता बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इन स्कूलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, चाहे वो सीबीएसई द्वारा बनाए गए हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस इश्यू हुई है, उनको 100% लागू होना चाहिए इन प्राइवेट स्कूल्स पे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को परमिशन भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, रिकॉग्निशन भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला अधिकार होता है उनका शिकंजा कसने का। अगर वो कोई भी नॉर्म्स वायलेट करते हैं, तो क्यों नहीं अभी तक उन पे कोई कार्रवाई होती है, क्यों नहीं उनकी रिकॉग्निशन कैंसिल होती है, क्यों नहीं उनकी एफिलिएशन को विड्रॉ किया जाता है? ये कई सारे इश्यूज हैं जो सरकारी अधिकारी जो वहां बैठे हुए हैं, अधिकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी बताया, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। हम तो ये कहते हैं, अगर एक सरकार चल रही है तो विपक्षी सरकार है, वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती है? वो भी तो नहीं उठाती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे दूसरे राज्यों में उसकी भी तो सरकार है। शिवानी जैन जी, दूसरे राज्यों में वो भी सरकार में है। ये मुद्दा आज सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये पूरे देश भर का मुद्दा है। फीस के लिए हर राज्य में अभिभावक ऐसे ही परेशान रहते हैं, और प्राइवेट स्कूल माफिया ही कहेंगे हम, वो माफिया का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं अभिभावक का। एक उन्होंने एटीएम मशीन बना रखा है अभिभावकों को। आप उनसे फीस के नाम पे लूटिए, आप उनसे डेवलपमेंट के नाम पे लूटिए। आप यूनिफॉर्म देखिए हर साल बदल रही है। बुक्स, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बुक्स जो है एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी तो बुक्स चेंज नहीं करता है, तो फिर स्कूल वाले हर साल बुक्स कैसे चेंज कर देते हैं? आपको यूनिफॉर्म वहां से लेनी है, आपको जूते तक वहां से लेने हैं। ये कौन सा नियम है और कौन सी गाइडलाइन में लिखा है कि आपको हर चीज स्कूल से ही बच्चे को? डॉक्टर राम सिंह जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम सिंह जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जो सवाल उठा रही हैं शिवानी जी कि सब कुछ स्कूल से ही खरीदना है, अब फिर कहेंगे कि कुछ स्कूल अपवाद में भी आते हैं, लेकिन 99% स्कूल तो ऐसा करते हैं ना, इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना। मैं 1% अपवाद छोड़ दे रहा हूं आपके लिए। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ के पेरेंट्स जरूर उठाएं, उस बात को करें। कई बार तो ऐसे भी होता है कि स्कूल जो है अगर अपने यहाँ देता है तो थोड़ा पेरेंट्स को सहूलियत भी होती है। तो इसको देखिए, वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जनरलाइज करके आप नहीं सोच सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को लग रहा है कि अगर पेरेंट्स को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो स्कूल तो यही करेगा, ठीक है बच्चे का नाम कटवा लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, दूसरा वहां पर वेटिंग में ऑलरेडी होगा। अरे मैं जानता हूं सर क्या होता है, मुझे पता है ना कि स्कूल की तरफ से क्या बोला जाता है। बात नहीं करने बैठा हूं, लेकिन एक है कि हम कतई ये नहीं कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक हैं। प्रॉब्लम है, इसको मिलके देख के सॉल्व करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अपना काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो रूल्स रेगुलेशंस, जो एक्ट हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा मैडम बता रही थी कि जो ऑफिसर्स हैं वो करें, और पेरेंट्स की बॉडी जो है वो स्कूल में बात करके उसको सॉल्व करें, यही बेहतर होगा। मेरा कहना यही बेहतर होगा। शेखर कुमार जी, डॉक्टर साहब को आपने सुना। देखिए, डॉक्टर साहब का अभी तक कोई बहुत मजबूत रिस्पॉन्स मुझे नहीं नजर आया, सिर्फ इसके अलावा कि बाकी जगह होता होगा। लेकिन इस फीस के अलावा नहीं, डॉक्टर साहब की भावनाओं को भी समझना होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा मतलब उन पर कठोर नहीं हो रहा हूं। मैं समझ रहा हूं सारी चीजों को, इसलिए कुछ चीजों में लीनियंसी उनको दे रहा हूं।
एक चीज मैं और बोलूं, जब तक हम लोग कोई अल्टरनेट खड़ा नहीं करेंगे तब तक केवल क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ अल्टरनेट हम खड़ा करें, एक सब्स्टिट्यूट दें कि देखिए ये बेटर हमारा जो प्रोजेक्ट है या प्लान है, तब हम कर सकते हैं। किसको दें? शिवानी जी ने जरूर कोशिश की होगी, अपराजिता जी ने भी कोशिश की होगी। शिवानी जी पहले आप बताइए और अपराजिता जी फिर आप बताइए, क्या आप लोगों की तरफ से कोशिशें की गई होंगी? मुझे पता है इस बात को, मैं आपको लंबे समय से जानता हूं अपराजिता जी क्या, और शिवानी जी पहले आप बताइए फिर अपराजिता जी आप बताइए। जी बिल्कुल, लंबे समय से हम लोग इसी कोशिश में हैं कि इसका ऑल्टरनेट निकला जाए। जैसे कि हमने बताया कई ऐसे राज्यों में फीस रेगुलेटरी एक्ट बने हुए हैं जिन पे काम हो रहा है और अभिभावक जो है उसमें अभी अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और बहुत से काम भी हो रहे हैं। बट दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि लगाम कसने की ये जरूरत बहुत है। और यकीन मानिए आशीष जी, इतना अभिभावक आज के समय में त्रस्त हो चुका है इन प्राइवेट स्कूल की एक्सटॉर्शन से, अब वो दिन दूर नहीं है। सबसे पहले स्कूल को ये समझना होगा कि स्कूल जो है वो अभिभावक से चलता है, अभिभावक स्कूल से नहीं चलता है। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अभिभावक जो है इन सारे स्कूलों को जो है पीछे छोड़ के शायद गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट अब मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है इन प्राइवेट स्कूल से। हाँ, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, जहां वो भी अच्छी फैसिलिटी। आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही होड़ लगी रहती थी, वहां एडमिशन नहीं मिल पाती थी। ये तो एक पिछले 30-35 सालों से एकदम पॉपअप होके सारे प्राइवेट स्कूल्स बाहर आए हैं। अदरवाइज अभी भी आप देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस सबसे बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। शिवानी जैन जी, चूंकि आपने गवर्नमेंट स्कूल का जिक्र किया, थोड़ा 30 साल पीछे लेके चलूंगा। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, 15 रुपए फीस देता था। एजुकेशन क्या बेहतरीन एजुकेशन, 9th 10th 11th 12th, मतलब क्या एजुकेशन थी। बीएचयू जैसे संस्थान में आना और फिर वहां से लॉ करना, ये सब कुछ उस एजुकेशन के बदौलत है जो मैं आपके बीच में हूं। वो शिक्षा, वो बेहतरीन जो हमारे उस समय गुरुजी हम लोग कहा करते थे, गुरुजी की देन है कि आज मैं आपके बीच में हूं। और बेहतरीन शिक्षा प्रणाली थी और मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कभी कोई कोर कसर छोड़ी गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही शिक्षा प्रणाली आज भी होनी चाहिए, वही शिक्षा, गुरु शिक्षा की नीति आज भी चलनी चाहिए। अभी आज की स्थिति में देखेंगे बच्चा जो है टीचर के साथ किस तरह से बात करता है या टीचर बच्चे के साथ किस तरह से बात करती है। टीचर आज की डेट में हाथ नहीं लगा सकती, बच्चे में वो डिसिप्लिन नहीं ला पाते। बच्चे को ट्यूशन भी भेजना है क्योंकि स्कूल में पूरा टाइम नहीं मिल पाता। टीचर्स बहुत एब्सेंटीज होती है, टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं हो पाती है, दे पाते हैं आजकल प्राइवेट स्कूल जो क्वालिटी होनी चाहिए। ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया शिवानी जैन जी, इस पर मैं अपराजिता जी आपका भी रिएक्शन लूंगा। क्या वजह है कि स्कूल में इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल पाती कि उन्हें प्राइवेट कोचिंग या फिर प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है? हमारे समय में ये सब नहीं चलता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कक्षा 2-3 से ही प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग, ये चल क्या रहा है? या तो वहां पर बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, या तो फिर क्वालिटी वाले जो टीचर हैं वो नहीं रखे जा रहे, क्वांटिटी रखी जा रही है। जी, थैंक यू आशीष जी। आशीष जी थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगी। प्राइवेट स्कूल बेसिकली, जैसे मैंने अभी पहले बोला था, 7th पे कमीशन के नाम से सैलरी लेते हैं, फीस लेते हैं पेरेंट्स से कि हमने टीचर्स को सैलरी देनी है। बट अगर आप इनका डेटा निकलवाते हैं आपको मिलेगा मोर देन 50% जो है टीचर्स कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में भी समझ लीजिए उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 10 महीनों में गर्मियों की छुट्टियों के उनको पैसे नहीं मिलते। और महत्वपूर्ण बात यह है, साइन अगर 1 लाख में करवाते हैं, टीचर के पास एक्चुअली इन हैंड 20 से 30 से 40 हजार रुपए मैक्सिमम बचता है, डिपेंड कि स्कूल का क्या लेवल है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने भी जब अपनी तरफ से रिसर्च की थी तो हमने ये पाया ये रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है। और मजेदार बात ये रेगुलर प्रैक्टिस जो हमें कुछ महीनों में नजर आ गई थी, फिर वही वाली बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नजर नहीं आती। एक छोटा सा पॉइंट आपको बताती हूँ, ऐसा क्यों होता है। स्कूल में अगर आप ट्रैकिंग करवाते हैं आप देखेंगे कुछ 2 से 3 दिन के बीच में 50% जो टीचर्स जिनकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है बैंक में, वो 2 से 3 दिन के बीच में सभी टीचर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर लेती हैं। कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया। मैं ये कहती हूँ ना सिर्फ शिक्षा विभाग का, यहाँ तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब इन चीजों के लिंक में आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि टीचर्स के हाथ में 30 से 40% सैलरी छोड़कर बाकी निकाल देती जाती है।
अब आप समझिए, जिस टीचर को सैलरी ही 1 लाख में साइन करके 20 से 30 हजार मिल रही है, उस टीचर की मानसिक दशा क्या होगी। और यही हम देखते हैं, टीचर जब नेगेटिव होती हैं, और आपके प्रोग्राम में मैं पीछे लगातार कई दिन तक आई हूँ, इस चीज को मैं उस टाइम पर भी उठाना चाहती थी जब एक केस में बच्चे को प्रताड़ित किया गया था। ये मानिए, जब टीचर्स को सैलरी कम दी जाती है तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास में बच्चों के ऊपर निकलता है, तभी बच्चों में वो पेशेंस है वो खत्म हो चुकी है। अगर मैं बात करूं क्वालिटी एजुकेशन की, टीचर वेल एजुकेटेड नहीं होती। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में एक कंपटीशन के जरिए, एक एग्जाम्स के जरिए उनका रिक्रूटमेंट होता है, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। नहीं, क्या रिक्रूटमेंट होने के बाद वो पढ़ाते भी हैं क्या? नहीं, देखिए उनके पास है ना पढ़ाने को जोर नहीं है, उनके पास जो उनके लिए पढ़ाना टारगेट नहीं है, हमें समझना होगा। उनके लिए टारगेट नौकरी है, 58 साल तक हमें पैसा मिलेगा। वो उनका टारगेट केवल नौकरी होती है, ज्यादातर की टारगेट। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका टारगेट केवल और केवल नौकरी होती है। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता आशीष जी, वो 58 मैं सरकारी की बात कर रहा हूं, मैं सरकारी की बात कर रहा था, मैं सरकारी की बात कर रहा था। देखिए, सरकारी में अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, सरकारी में वहां पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। इसी तरीके से जब हमारी प्राइवेट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुई तो पता चला, आज समर हॉलीडेज में जब हम आप लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, समर हॉलीडेज में प्राइवेट स्कूल की भी टीचर्स को एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया है। मैं यही कह रही हूँ कि अब मैं आती हूँ पेरेंट्स की बात पर। अगर मैं टीचर्स की सैलरी के नाम से 10,000 रुपए दे रही हूँ, एक्चुअली टीचर के हाथ में जब आपको पता चलेगा, जो ट्यूशन फीस का पार्ट होता है, टीचर के हाथ में एक पेरेंट का कंट्रीब्यूशन 2 से 3,000 रुपए जा रहा है, तो आप समझिए, आप बर्डन एक टीचर के रूप में वो सैलरी कम उठा रही है, और एक अभिभावक के रूप में पूरी की पूरी फीस दे रही है। वो डबल मार्क पड़ दिया हमारे टीचर्स को। डॉक्टर राम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आता हूं शेखर जी, उसके बाद में शिवानी जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राम सिंह जी। जी, मैं वही चर्चा कर रहा था कि अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर हम 25-30 साल पहले का देखें तो सभी लोग मोस्टली जो है गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग आए हुए हैं। और आज के डेट में जब प्राइवेट स्कूल है, तो जितनी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्कूल से कि बच्चे को हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेकर के, पानी भी अगर है उसका कूलर अगर खराब है उसका भी हम कंप्लेन करते हैं, तो जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए स्कूल को कुछ फीस की ज़रूरत पड़ती है, उतना फीस दे दे। जो स्कूल उसको अगर उस फंड को कहीं मिस यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको जरूर बात करें। जैसा मैडम बोल रही हैं कि अगर कुछ स्कूल पैसा दे करके फिर ले लेते हैं तो वो गलत है, उसको तो सभी लोग कंडेम करेंगे कि ऐसे है। डॉक्टर राम सिंह जी, एक सवाल उन्होंने टीचर पर भी उठाया कि ये कहा कि मैं बोल रहा था, देखिए ये भी सच्चाई है, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सबसे पहले लोग गवर्नमेंट स्कूल के लिए ट्राई करते हैं। उसमें सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, सबके लिए ट्राई करते हैं। उसके बाद जो बचते हैं तब प्राइवेट स्कूल में आते हैं। मोस्टली इन जनरल में हम देखेंगे तो यही है। उनसे भी अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल दे पा रहे हैं तो उसको भी हमको देखना चाहिए। देखिए, एक तरफा केवल हम कंप्लेन करके, केवल नेगेटिव चीजों का बात करके हम सलूशन की तरफ नहीं जा सकते। जो चीजें सुधार की जरूरत है प्राइवेट स्कूलों में वो होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत ही बेबाक तरीके से आप साफ इंसान हैं, साफ दिल के इंसान हैं, लेकिन हमको साथ बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बोलिए, प्लीज बोलिए। विद्यालय है, उनको भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। क्यों आज भी सबको, अगर जैसा हम बोल रहे थे अभी कि वहाँ टॉर्चरिंग होती है, वहाँ पेरेंट्स परेशान होता है, वहाँ फीस ज्यादा ली जाती है, ये होता है, दूसरी चीजें होती है, उसके बावजूद भी देखिए एक अच्छा नंबर बच्चों का प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है। कुछ तो चीजें उसकी अच्छी होगी, उसको भी हमको थोड़े से सोसाइटी में रेपुटेशन भी होती है ना कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो है ये इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो दूसरी वाली पड़ोसी कहेंगी कि मेरा वाला तो उसमें पढ़ रहा है, अच्छा उसकी फीस कितनी है, 14, मेरे वाले की 18। आप समझिए, जमाने को भी समझिए, ये दिल्ली एनसीआर की जनता है। शेखर जी मुस्कुरा रहे, शेखर जी आपसे कमेंट ले लेता हूं। बस लास्ट एक लाइन बोल दें। कुछ टीचर्स और कुछ प्रिंसिपल अच्छा भी काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैं तो उस संस्कार से आया हूं कि गुरुजनों का हम हमेशा पैर छूकर सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हैं। मैं तो उसी परवरिश का हूं, बनारस का हूं, डीएनए में संस्कार हैं, क्या करूं। चलिए शेखर जी। आशीष जी, एक बड़ी विडंबना ये है कि सरकारी स्कूलों के फीस बहुत कम है, वहां टीचर्स की सबसे ज्यादा सैलरी है,
वहां की फीस से कई 100 गुना फीस प्राइवेट स्कूल्स की है। वहां पे टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां टीचर्स की क्वालिटी और भी बेहतर होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि सैलरी तो उनकी ज्यादा होनी चाहिए अगर वो ज्यादा बेहतर टीचर है, क्योंकि स्कूल अपने आप को बेहतर क्लेम कर रहा है। अब जितना पैसा फीस के नाम से कलेक्ट हुआ है, क्या वो वाकई टीचर्स तक जा रहा है? सारी की सारी बात क्या है कि ये जो फीस के नाम पे जो टोटल कलेक्शन होता है, उसका कितना फीसदी टीचर्स को सैलरी के रूप में जा रहा है, कितना फीसदी उनको एज ए ट्रेनिंग जा रहा है। जैसे अपराजिता जी बता रही थी कि पीछे हम लोगों ने जो डिबेट करी एक प्राइवेट स्कूल को लेके, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग पे कितना जा रहा है। अगर ये चीजें सामने आएंगी तभी तो वो बातें जायज है या नहीं है, वो बातें पता लगी। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पे। अपराजिता जी ने जितने अच्छे से सारी बात समझाई है, उसमें उन्होंने 3 बातें कही कि देखिए, एक तो आपका नेता हो गए, उसके बाद जो आपके प्रशासनिक अधिकारी आ गए। अब दिल्ली में तो अभी 4 इंजनों की सरकार है, सबसे अच्छा मौका है इस टाइम कि ये हमेशा के लिए एक इतिहास रचा जा सकता है कि इस तरीके की सूचनाएं अगर हम लोगों को पता है तो ये किसी भी आम सामान्य जन को पता है, क्योंकि हर किसी के पड़ोस में कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर है। वहां पता लग रहा है कि कितना पैसा आ रहा है। शेखर कुमार जी, मैंने चूंकि पहले भी कहा कि कई सारे मेरे दोस्त प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं। आप मान लीजिए कि उनको इतनी भी सैलरी नहीं मिलती कि वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा सके। मैं आपको ईमान से ये बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं सबसे बात करता हूं। नहीं मिलती सर, उनको नहीं मिलती। ये केवल अभी राम सर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70% एजुकेशन में चला जाता है। राम सर नहीं जाती। आप मेरी बात समझिए, नहीं जाती है। और स्थिति बहुत खराब है। स्थिति खराब है। स्थिति सही नहीं है। शिवानी जैन जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। अपराजिता जी, समय की कमी है। शिवानी जैन जी बच गई थी, आखिरी कमेंट उनसे ले लेता हूं। क्षमा चाहूंगा शिवानी जी। मैं आशीष जी सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी स्कूल जो है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो एक बेसिक एजुकेशन जो फीस होती है, जो सिर्फ एकेडमिक के लिए यूज होती है, स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, पढ़ाती वही एबीसी है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो सोने की प्लेट पे एबीसी सर्व करके बच्चों को पढ़ाती है या सोने के अक्षरों पे या सोने के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती है। तो फिर जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली फीस डिसाइड होनी चाहिए, जो सभी प्राइवेट स्कूल सैलरी बाकी जो करिकुलम एक्टिविटीज है उनको सेपरेट रखा जाए और इसमें साफगोई का होना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार को जगाने की जो पहल हमने शुरू की है, वो अब हम लगातार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार जगेगी नहीं और सरकार कार्रवाई करेगी नहीं। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे। आप चारों खासों मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर राम